अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब 12 बजे में किसके? अवाम के, हम सब के, तनख्वाहदार तबके के। हमें ऐसे लगा कि जैसे पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, एहतजाज किया, उन्होंने कहा मुशावरत नहीं की गई, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बहुत से मामला पे। और आपने लतीफ़ा भी सुनाया कि जरदारी साहब नाराज़ थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमसे भी नहीं पूछा गया। तो उस पर ऐसे लगा था कि इत्तेहादी जो हैं वो थोड़ी बहुत मजबूरी में कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि कहीं ना कहीं रिलीफ दे दें। और शहबाज शरीफ साहब का भी इरादा बज़ाहिर तो बयान से ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बावजूद 200 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद लगा के हमारे वज़ीर ख़जाना ने बजट मंजूर करा लिया। और आराम से पीपल्स पार्टी ने उसमें साथ भी दे दिया, ये कह के कि अगर ना देते साथ तो हुकूमत गिर जाती, ऐसा हम कर नहीं सकते। मगर जो टैक्सेस की डिटेल सामने आ रही है वो इतनी घुमाने वाली है कि हमारे बाकायदा बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं, वो भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि अपनी आप सारी तनख्वाह, तकरीबन सारी तनख्वाह 25% ही आपके पास बचेगी, बाकी सब टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या आप वो सरेंडर कर दें और या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? सेठी साहब ये बताइए, गवर्नमेंट कैसे इस ऑलरेडी वीक इकोनॉमी से इतने टैक्सेस एक्सट्रैक्ट कर लेगी? इतना मुश्किल सवाल तुमने मुझसे पूछ लिया है। इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब तो आए ही नहीं बजट सेशन, वो तो मर ही चले गए। तो अब बात यह है कि इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस हुकूमत के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर था कि ये इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ। अगर वो ना करते तो IMF आपको पैसे ना देती, IMF आपको पैसे ना देती तो जो सऊदी अरेबिया या कुवैत या दुबई से आने हैं और जो कर्ज़े जो हैं वो माफ़ होने हैं या पोस्टपोन होने हैं वो ना होते। अच्छा, तो अगर वो ना होते तो फिर आप डिफ़ॉल्ट करते। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने जो पैसे लोगों के देने हैं वो ना दे सकते, उसकी वजह से फिर आपको इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम और तजारत से महरूम कर दिया जाता। आपको कोई भी एक आने की चीज़ इंपोर्ट नहीं हो सकती थी। अच्छा, ठीक। और बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल आपके साथ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम आपसे टूट जाता। ओके। तो उसके बाद फिर यहाँ जो होता वो तो इनकलाब से कम कोई बात ही ना होती, क्योंकि लोगों के रोटी पानी बंद हो जाना था। आज की जो मुश्किलात है वो अपनी जगह, मगर उस वक्त जो हालात होने थे, ना तेल मिलना था ना खाने की चीज़ें जो कि इम्पोर्ट की जाती हैं वो मिलनी थी। तो इस किस्म के हालात में फिर एक इनकलाब की सूरत बन जाती है यहाँ। अब वो इनकलाब क्या, किस किस्म का इनकलाब होता, किस किस्म का खून खराबा होता, अच्छा, और वो अब बात उधर चली जाती। तो डिफ़ॉल्ट तो किसी सूरत में होने नहीं देना था। अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे आप मुल्क की जो ख़तरा होता है वो यही होता है कि बहुत से मसाइल बन जाते हैं। जहाँ जहाँ मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया वहाँ किसी न किसी किस्म की इनकलाबी तहरीर और लहर चली है और उसमें खून खराबा बहुत हुआ है जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़ैसला किया गया कि अब वक्त आ गया कौड़ा घूट करने का। पहले बड़ी ऐशें होती रही हैं और जिसमें अमीर सबसे आगे ऐशी करते रहे, गरीबों का तो कुछ यहाँ किसी ने ख्याल नहीं किया। मगर अब वक्त आ गया कि कुछ थोड़ा बहुत अमीरों को भी टाइट किया जाए। अच्छा, थोड़ा बहुत ना? थोड़ा बहुत। मगर अफसोस इस बात का कि IMF ने ये बात नहीं मानी जी। IMF ने कहा कि नहीं, सिर्फ अमीरों का नहीं, सबका ही टाइट करें आप। अच्छा। क्योंकि सिर्फ अमीरों को टाइट करने के साथ काम नहीं बनेगा। ठीक है, 4-5 साल के बाद तो हो जाएगा, मगर फौरी तौर पे हम जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी तजवीज़ जो करनी पड़ी है वो सेल्स टैक्स, कि जो चीज़ बिकती है या जो खरीदो फरोख्त होती है, गरीब आदमी ले या अमीर आदमी ले, उसके ऊपर 10% से 18% वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसमें ये वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि जो ख़रीद फ़रोख्त करते हैं उनके ऊपर होता है। एक्चुअली बेसिकली ये जो ख़रीदते हैं ना उनके ऊपर होता है, जो बेचते हैं वो तो पास ऑन कर देते हैं, पास ऑन करते हैं। ये फ़र्क समझना पड़ेगा। मतलब है कि अगर मैंने आप जाती हैं कुर्ता ख़रीदने, तो वो कहते हैं जी ये 2000 रुपये का जी, उसके ऊपर वो कहते हैं जी कि 18% सेल्स टैक्स, तो मतलब है कोई 400 रुपये के करीब, 380 रुपये के करीब वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा देते हैं। ठीक, वो आपकी जेब से जाता है और वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। जिसने कुर्ता बनाया होता है उसको नहीं मिलता, नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट तरीके से किसी के ज़रिए, सेल के ज़रिए
आपसे वो खींच लेती है टैक्स। अच्छा, अब एक तरफ तो ये टैक्स हो गया, मगर जब वो लोग जो बनाते हैं कपड़ा, जी, उनकी जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो आपके कुर्ते के ऊपर फिर 2 किस्म के टैक्सेस हो गए। एक वो जो प्रोड्यूस करने वाला है, उससे उनकी इनकम जो होती है उसके ऊपर वो टैक्स ले लेते हैं, जो सरमायादार है जो बनाता है उससे टैक्स ले लेते हैं उसकी इनकम के ऊपर, और एक फिर जब ये बिकता है तो फिर आपसे डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो सारा सेल्स टैक्स रेजीम बना दी गई है जी, इसके साथ तो 2 चीज़ें होंगी। एक ये कि गरीब हो या अमीर हो, सबको ही टैक्स देना पड़ेगा। और जाहिर है कि गरीब के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है और अमीर के ऊपर बोझ कम होगा। उसकी वजह ये है कि अमीर की आमदन जो है, इनकम जो है बहुत ज़्यादा होती है, गरीब की बहुत थोड़ी होती है। तो जो थोड़ी के ऊपर उतने ही पैसे देने पड़ेंगे एक कुर्ता ख़रीदने के लिए। अब एक बंदा है, वो जाता है कुर्ता ख़रीदने 2000 रुपये का, और वो करोड़पति है या लाखपति है, ठीक है, तो वो उसको 300 और रुपए देने में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ होगी, रोए पीटेगा, मगर फिर भी इतनी नहीं होगी। मगर जो बंदा है जो लाख रुपया कमा रहा है, उसको आप हर कपड़े के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर आपको 20% और देना पड़ गया, वो तो रोएगा, वो तो कहेगा मेरी जो जेब में आपने जेब काट ली मेरी। तो इसलिए अमीर और गरीब सभी इस बजट के ख़िलाफ़ है, सभी खिलाफ। तो फिर क्या करेंगे? तो अब कर कुछ नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कर दिया है और सबको देना पड़ेगा। अब आइए, मैं ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, इसके साथ महंगाई तो जाहिर है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जितना सेल्स टैक्स लगेगा उतनी महंगाई होगी, और जब महंगाई होगी तो चीखें निकलेंगी। अगेन, गरीब की ज़्यादा बड़ी चीख निकलेगी, अमीर की चूं निकलेगी। ऐसे ही है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है और उसको ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। मगर दुनिया में हर जगह पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, मगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कम होती है और डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा होती है, ताकि जितनी आपकी आमदन है उसके मुताबिक आपको टैक्स लगाया जाए। यहाँ क्या हुआ है, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतनी वसी पैमाने पे बढ़ा दी है कि सभी को देना पड़ जाएगा। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जो कि आपकी इनकम के ऊपर है, वहाँ मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है वो बुरा नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कि इन्होंने किया है कि जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर, उनका टैक्स रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है, और जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनका टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। काश के ऐसे ना करते, काश के अमीरों को और डज लाते। अभी जो बहुत अमीर लोग हैं उनका जो पहले अगर वो 100 रुपया देते थे अपना टैक्स, तो अब वो 110 या 104 और 110 के करीब देंगे। अच्छा। और जो मिडिल क्लास थी वो अगर पहले 100 रुपया टैक्स देते थे, तो अब 150 से लेके 250 तक वो देंगे टैक्स। ना फिर हाँ, तो वो तो पिट गए। तो मेरी ये उम्मीद ये थी कि हुकूमत ये ना करे, हुकूमत मिडिल क्लास को बचा ले, गरीब को बचा ले डायरेक्ट टैक्सेशन से। अच्छा। और ज़्यादा बोझ जो है वो बहुत अमीर के ऊपर डाले, उनके और बढ़ा देते, बढ़ाए और बढ़ा देते। और दूसरी बात ये कि मिडिल के जो पैसे अगर थोड़े कम मिलते तो फिर उसको जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कटौती कर देते। तो ये इन्होंने क्या किया है कि इनको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया, रहने दिया इसको, मिडिल क्लास को भी टैक्स कर दिया है और अमीर को भी टैक्स कर दिया है, मिडिल क्लास को ज़्यादा टैक्स किया है। और उधर जो किया है वो, अब वो क्या बंदा कहे उसके बारे में। एग्जैम्पशंस की बात करें आप? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्लैब्स जो इन्होंने बनाए हैं वो ठीक नहीं बनाए। अच्छा। और पीएसडीपी जो है वो 200 अरब रुपया कम किया है, वो 400 भी कर सकते थे। अगर 400 कम कर देते तो वो जो 200 जो और मैं कह रहा हूँ करते, तो वो आप जैसे और हम जैसे लोगों से वो कम कर लेते, हमारे ऊपर टैक्स ना लगाते। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोताही हो गई है और ये इन्होंने उसको लड़े नहीं है, सही तरीके से लड़ना चाहिए था इनको। अच्छा। तो ये तो होगी मोटी बात। तो अब आइए, मैं इसमें कुछ बात करना चाहूँगा कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और इसके अलावा भी कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं। ये सबसे पहली बुरी चीज़ तो ये हुई है। अब पहले बुरी बात कर लें या अच्छी बात कर लें?
मेरा ख्याल है पहले आप बुरी मुकम्मल कर लें, फिर एंड पे अच्छी बात करके उस पे हम ब्रेक ले टाइम ना रहे अच्छी बातें करने का, बुरी बातें हो जाए पहले। हाँ, टू फील गुड बाय द एंड हम अच्छा महसूस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। एक तो ये कि पहले बजट जो बनाया था ना, जो हमें दिखाया गया था वो और था, आखिर में आके छोटी मोटी फिर ट्यूनिंग कर ली है उसी दिन। अच्छा, आधे लोगों को तो पता नहीं चला हुआ क्या है, एक आध सफ़ा निकाल के दूसरा सफ़ा डाल दिया और अप्रूव करा लिया। ये जो 200 बिलियन जी ऐड हो गया है, ये आखिरी वक्त पे हुआ है, ठीक है। 200 बिलियन के नए टैक्सेस आ गए, तो ये लास्ट मिनट एडिशन हुई है। इसे मिनी बजट कहेंगे ना हम, इसे मिनी बजट का आइटम नंबर 1 अभी आना। आइटम नंबर 2 जो है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। क्या? आइटम नंबर 2 जो मैं समझता हूँ बुरी बात है, वो आइटम नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर, कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अच्छा, ठीक है, मेरा उसके ऊपर ट्रांसफ़र टैक्स है, ठीक। इन्होंने क्या किया कि सारे पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिए जो घर खरीदता है या बेचता है, ट्रांसफ़र टैक्स। जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर होता है, हाँ। मगर गाड़ी तो एक दफ़ा ही रजिस्टर होती है, घर तो 4-4 दफ़ा प्लॉट्स बिकते हैं, ये होता है हाँ। और सबसे ज़्यादा प्लॉट्स जी, घर तो बिकते इतने आसानी से नहीं, एक दफ़ा घर बन जाए तो वो रहता है। कुछ लोग हैं वो घर बना के बेच देते हैं, मगर वो एक घर बना के बेच दिया, मगर प्लॉट्स बहुत बिकते हैं। घर अभी बना नहीं होता तो प्लॉट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है ना, फाइलें बिकती हैं। ये सबसे ज़्यादा ये काम डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है, फाइलें बिकती हैं, प्लॉट्स बिकते हैं, फाइल उसकी बिक जाती है, घर नहीं होता वहाँ, और वो लोग प्रॉफिट उसके ऊपर कमाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हों या सर्विंग, और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल रिटायर्ड हो या सर्विंग, उन सबको माफ़ कर दिए। आप जितनी मर्ज़ी फाइलें बेचें, जो मर्ज़ी करें, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा ट्रांसफ़र। ये मैं समझता हूँ इज़ वेरी अनफेयर, बड़ी ज़्यादती है ये कि आपने इस किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बना दी है कि आपने रियासत के जो लोग हैं, जो सारा बोझ जो हम सब जो इस वक्त गुस्सा है वो रियासत के इदारों के ऊपर है, हाँ। आपने उन्हीं को छूट दे दी। तो IMF को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? नहीं, अब IMF ने तो बेसिकली बात की थी ना कि जी मोटे मोटे टारगेट्स आपने करने हैं, कि अंदर आपने छोटी मोटी क्या चीज़ें करनी है वो आप कर लें। ये उन्होंने जो किया है, और मैं आपको बता दूं इन्होंने उसकी पूरा जवाब निकाला होगा कि IMF अगर जब कहेगी कि ये आपने क्यों किया, तो वो कहेंगे हम आपके टारगेट्स मीट कर रहे हैं, और आप वाली बात कि हमारी मजबूरी थी, हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे ऊपर कुछ प्रेशर भी होता है, हम ना नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमें करना पड़ा। मैं समझता हूँ दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बजट। ओके, हाँ, कि जो लोग फाइलें बेचते हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं उनको आपने छूट दे दी। सबको एक ही सबका वज़न तोलना था तो एक ही तराजू में बेच कर अक्रॉस द बोर्ड एक फैसला कर लेते हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इस वक्त सिर्फ गरीब ही, प्लस जो ये तो हो गया, अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रपोजल थी कि स्टॉक मार्केट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। देखिए ना, अब स्टॉक मार्केट कौन खेलता है? आम गरीब, ज़्यादा लोग। तुम खेलती हो स्टॉक मार्केट? नहीं ना, you are a solid middle class person, right? I also don't play the stock market. कौन ये स्टॉक एक्सचेंज कौन खरीदता है, कौन ट्रांसफर करता है? Those who know the game and who have money to invest, rich people, ठीक। गरीब लोग हैं जो छोटे में, किसी ने 200 स्टॉक खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वो छोटी मोटी बेचारे लगे रहते हैं लोग, बेचारे इसकी कीमत बढ़ जाए, मगर दे आर नॉट द मेन वंस। मेन वंस जो बेचते हैं, खरीदते हैं, दे आर रिच पीपल, स्पेकुलेटर्स एंड रिच पीपल, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं। उसके ऊपर छूट दे दी है ट्रांजैक्शंस की। जी, ये रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल ना, ये प्रपोजल जो थी कि थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी किया जाए, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये करना चाहिए, ये अमीरों को एक छूट मिल गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। जैसे पहले वो जो है डिफेंस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को मिल गई, ये नहीं होनी चाहिए। ये भी फिर अमीरों के लिए ये ट्रांजैक्शंस की जो छूट दे दी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, सरचार्ज 10% जो ऑलरेडी सैलरीड नॉन सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा रहे हैं आप, उसके ऊपर 10% सरचार्ज अलग से लगा दिया, वो अलग बात है। मैं आता हूँ उसकी तरफ, I'll come to that। मैं अभी बात कर रहा हूँ जो बुरी बातें, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। आगे आइए, जो ये डिस्कस हम कर चुके हैं, जो अभी हमने बात की है कि सैलरी क्लास, हाँ, उस पे 10% उसके ऊपर जो सब कुछ हुआ है, और जो मगर इसमें इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मिडिल क्लास को उड़ा दिया है, जी, ठीक, मगर इसमें एक और पहलू है कि जो बहुत अमीर लोग हैं
उनका टैक्स ब्रैकेट भी एक सरचार्ज लगा दिया 10%। तो पहले वो 30-35% टैक्स देते थे, अगर 100 रुपये कमाते थे तो 35 रुपये टैक्स देते थे। अब उनका जो बर्डन है वो 40-45% पे चला गया। हाँ। तो उनको डज लगी है, तो ये अच्छी बात है। सैलरीड नॉन सैलरीड उसमें ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सैलरीड पर्सन जो है उसका टैक्स रेट जो बहुत अमीर है उसका 44% पे चला गया। ठीक है। और ये नॉन सैलरीड मैं आपको समझा दूं यहाँ मतलब क्या है इसका। देखिए, सैलरी होती है कि तनख्वाह, नॉन सैलरीड होती है कि आपने एक पार्टनरशिप बना ली, एक पार्टनरशिप बना ली आपने और मैंने, जिसके आधे शेयर्स आपके मेरे हैं, और हमने कारोबार शुरू कर दिया। हम नॉन सैलरीड हैं, मगर हमारे जो आमदन है वो प्रॉफिट है। उनको उसने कहा हम इसको भी ट्रीट करेंगे सैलरी, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज हैं। ओके, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉइज हैं, आप पार्टनरशिप है, यू योर ओन एम्प्लॉइज, तो इसको भी ट्रीट किया है इस तरीके से। तो ये अच्छा किया है, ठीक किया है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए जो कि हेडलाइन बनी हुई आज कि जी रहना भी मुश्किल और छोड़ना भी मुश्किल। हाँ। यही है ना क्या, ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हेडलाइन है ना। हाँ, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है, जो गलत कहा जाता है कि जब ये सारा बांग्लादेश का मामला हुआ तो उनका उधर तुम इधर हम, ये उन्होंने कभी नहीं कहा था। ये यहाँ एक मदीर से उन्होंने हेडलाइन लगाई थी अपने लफ्ज़ों में, मगर वो भुट्टो साहब के गले पड़ गई थी। तो अब ये है कि यहाँ उन्होंने आप मेरा ख्याल है जब सैर सपाटे के लिए निकलती हैं तो आप इकोनॉमी क्लास टिकट लेती हैं जी, तो उसके ऊपर अब आपको 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, बात यह है कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सैर सपाटे के लिए निकल रही हैं और आपने शॉपिंग भी करनी है, हाँ जी, और आपने टर्की जाके ज़रा अयाशी भी करनी है, इधर जाना है उधर जाना है। अयाशी के लिए टर्की तो नहीं जाते? चले, कुछ लोग आजकल जा रहे हैं बाय द वे। अच्छा? हाँ, बिकॉज वो सस्ता हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है और खूबसूरत जगह है। हाँ। और वहाँ बहुत सी लिबर्टीज़ हैं जो यहाँ नहीं है। हाँ, देखिए ना, टर्की ने इकोनॉमी को अंडरस्टैंड किया है इसलिए। अच्छा, मगर वहाँ भी हालात इतने अच्छे नहीं है। बहरहाल वो बात अलग की बात। अच्छा। तो अगर आपके ऊपर 12,500 रुपये और बढ़ गया है तो क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, दो लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं ना जो बाहर जाते हैं, ठीक है। एक है वर्कर्स, दुबई जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या मिडिल ईस्ट में मुलाजमत करते हैं। हाँ, ठीक है, उनको भी अब देना पड़ेगा। ठीक है, अफसोस की बात बहुत ज़्यादा। अगर देखिए ना, उनका एक और दूसरी तरफ उनका फ़ायदा भी एक है। क्या? वो ये है कि पिछले साल जब वो $100 अपने घर भेजते थे तो उनको 200 रुपये मिलते थे पर डॉलर, अब उनको 280 रुपये मिल रहे हैं पर डॉलर। तो जो डिवैल्यूएशन हुई है उनका तो फ़ायदा हो गया है। तो उधर उनका फ़ायदा हुआ, इधर उन्होंने डज लगा दी 12,500 रुपये के उनके ऊपर। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उनको इतनी ज़्यादा चीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उनका एक तरफ फ़ायदा हो गया जो जहाँ आपको और मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत महंगाई होगी ना यहाँ डिवैल्यूएशन के साथ, मगर वो जो रेमिटेंस भेजते हैं उनको फ़ायदा हो गया। चले, अच्छा, मतलब अच्छा फील करने के लिए आपने कर दिया। अब आइए आपके जी, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं बिजनेस क्लास में जाता हूँ, ठीक है। मुझे तो ठीक ठाक डज लगाई उन्होंने, हाँ जी, कोई 1.5 लाख रुपया बढ़ा दिया टोटल टैक्स। पहले अगर एक टिकट बिजनेस क्लास का यहाँ से लंदन का लेते थे तो कोई 10 लाख रुपए का टिकट है। अच्छा। रिटर्न टिकट, ठीक है। अब वो मतलब है कि कोई 11, साढ़े 11, 12 लाख का हो जाएगा। ठीक है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात की है। ठीक है, अगर मैं 10 लाख दे सकता हूँ तो फिर 12 भी दे सकता हूँ। अच्छा। तो जाहिर है रोऊंगा, पीटूंगा, गालियाँ दूंगा, मगर मतलब देना तो पड़ेगा। और फिर आखिर में यही होगा कि आपने जो 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया ज़्यादा दिया है तो वो आप एक दिन अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में जाके खाना नहीं खाएंगे, यही होगा ना। वहाँ एक दिन शाम को खाना खाएंगे, 2 लाख रुपए लग जाते हैं 5 लोगों के। ठीक, तो क्या बिग डील क्या है? तो अच्छा किया अमीरों को ऑर्डर्स लाए। अच्छा, तो मैं और आपके ऊपर भी इतनी कोई रोने धोने की नहीं, हम तो चाहेंगे नहीं ना कि हम बिजनेस क्लास में जाएंगे, हम भी तरक्की करें, या हम भी थोड़ा ज्यादा कमा लें, जमा कर लें, या सेविंग कर लें, तो देना फिर। हाँ, तो उसकी नौबत तो आने देना, पहले हमारी कमर पे इतना बोझ ला देंगे। वो तो देखे ना, ये तो बदकिस्मती है कि ये इस वक्त बोझ पड़ गया है, मगर एक्चुअली ये बोझ पड़ना चाहिए था 20 साल पहले। जी। पूछिए क्यों? 1996 में प्रेसिडेंट फारूक लगारी थे एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपीपी की गवर्नमेंट थी मोहतरमा की। उस वक्त IMF ने कहा था कि सेल्स टैक्स लगाना शुरू कर दें हर चीज़ के ऊपर। अच्छा। और उस वक्त ये तजवीज़ थी कि आप थोड़ा सा सेल्स टैक्स लगाएं, 2-3% लगा दें, फिर अगले साल 2-3% बढ़ा दें, फिर अगले साल 2-3% बढ़ा दें, और 5 साल के अंदर आप 12 से 15% तक आ जाए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत हो जाएगी पैसे देने की, और ये बिल्कुल गुम जाएगा।
ये एक जंप में मत करें। मगर उस वक्त की हुकूमत ने ये फैसला किया कि नहीं, हम वो भी नहीं लगाना चाहते। हाँ, सियासी कॉम्प्रोमाइज है, सियासी तौर पर अपने हम जो जिस किस्म की सियासी पॉलिसीज यहाँ भुगत रहे हैं उसकी वजह से आज सारा बोझ पड़ गया है, और सबसे ज़्यादा बोझ जो है गरीब और मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए ये बजट जो है ना, इसके ऊपर मेरे ये इतराज़ है। मुझे बिल्कुल इतराज़ नहीं है कि आपने अमीरों को डज लगाई है, मगर और भी डज लग सकती थी, आपको लगानी चाहिए थी। और वहाँ से जो पैसे आप कमाते वो आप मिडिल क्लास को सहूलत देते, रिलीफ देते। और वो आइटम्स जो कि ज़्यादातर गरीब लोग या मिडिल क्लास लेते हैं, लाइक मेडिसिन्स, लाइक मिल्क, इस किस्म की चीज़ें, उनके ऊपर इतना हेफ्टी जीएसटी ना लगाते। अब 10 से 18% लगा दिया ना, तो 3 से 4% कर देते। तो वहाँ जो लॉस होता वो आप अमीरों को डज लगा के वहाँ से कर लेते। ठीक, गाड़ियों जो आ रही हैं उनके ऊपर ऑर्डर लगा देते। ये गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो यहाँ बिक रही हैं, और उनके ऊपर डज लगा देते। क्या फ़र्क पड़ता? आपने वो हाइब्रिड वाले मामले पे भी तो उन्होंने यू टर्न लिया है। अच्छा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो इसलिए बाय द वे इसलिए यू टर्न लिया है क्योंकि इन्होंने जापान वालों के साथ मुआहदा किया हुआ था। क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, ट्रेड डील थी, तो इसको वायलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए और छूट दे दी हाइब्रिड को। अच्छा किया, पहले प्रपोज किया और फिर छूट दे दी। नहीं, वो प्रपोज तो करते हैं ना, और जो करने वाले होते हैं तो क्रॉस द बोर्ड कर देते हैं। ओके, अच्छा, तो एक तो ये अच्छी बात हो गई। अगर अच्छी बातों में जल्दी से एक और बात ऐड कर ले, काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम अगर इतनी लंबी होगी बात, काफी ज्यादा लंबी बात होगी, चले करें, मैंने आज बातें करनी है। अच्छा, तो फिर ब्रेक लेके वापस आ जाए। चले इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगा। भी सेठ साहब के पास कुछ अच्छी बातें हैं, तो जरूरी है कि थोड़ा सा वक्फा दिया जाए ताकि अच्छा फील किया जाए। ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदेद सेठ साहब, अच्छी बातें बजट में क्या क्या हैं वो आप बता रहे थे। बात कर रहा था। अगला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये वोंट अप्लाई टू फौजीज एंड ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो फाइलर है और नॉन फाइलर 3% दे, नॉन फाइलर 5% दे। मैं समझता हूँ नॉन फाइलर के ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए थी, 10% करनी चाहिए थी। अच्छा। मगर इन्होंने नहीं की। मगर चले कम से कम फ़र्क तो रखा है फाइलर में नॉन फाइलर में। फिर उन्होंने ये किया है कि जो घर हैं, जो 2000 स्क्वायर यार्ड का जो घर है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। अच्छा। एक किस्म का वेल्थ टैक्स से कहते हैं, क्योंकि वो घर तो आपने बनाया हुआ है काफ़ी अर्से से, अब उसके ऊपर भी सालाना उन्होंने एक प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है कि 5 लाख रुपए आप वो भी दें। इतने बड़े घर लेके बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा बड़े घर हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। हाँ, लेकिन बात ये वो टैक्स पे भी करें ना। मगर ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो है ना, ये अप्लाई कर रहा है टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ओनली। हाँ, वो जो वहाँ फार्म हाउसेज बने हैं ना, बनीगाला और इधर उधर फार्म हाउसेज बने हैं बहुत सारे, क्योंकि फार्म लैंड था, उन्होंने घर बना लिए वहाँ। अच्छा। और उसके ऊपर आपको पता है अभी तक रेगुलराइजेशन के ऊपर मसले बने हुए। लोगों ने फार्म हाउसेस बनाने थे, उन लोगों ने फुल फ्लेज घर ही बना लिए। फार्म हाउस होता है कि ये एक टॉयलेट रख लें और एक बैठने की जगह बना। फार्म हाउस है ना, तो आपने फार्मिंग करनी है वहाँ। ये तो नहीं कि आपने एक रेजिडेंशियल घर बना देना है, 5 बेडरूम घर बना देना है। तो ऐसे ही होता है फार्म हाउस का मतलब। मगर वो इलाका जो था वो डिमार्केटेड एज फार्म लैंड। तो इसलिए जिन्होंने वो जगह खरीद के वायलेट किया, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई होती रही, मगर कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। लोग जाके स्टे ले लेते रहे, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा। और खान साहब, इमरान खान ने भी नहीं किया था, फिर वो साकिब निसार साहब एक फरिश्ते के तौर पे आए, उन्होंने रेगुलराइज कर दिया खान साहब का, थोड़े से पैसे लेके। तो मतलब इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं। अब इन्होंने कहा कि वहाँ जिन लोगों के घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया सालाना। ये अच्छा किया, बिकॉज पहले गलत काम हुआ था। ठीक। इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। अच्छी बात है, घरों के ऊपर, बड़े घरों के ऊपर। आगे आइए, 15% कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है इंस्टेड ऑफ 20% इन द केस ऑफ स्टॉक फंड। कैपिटल गेन्स 20% था, उसको अब 15% कर दिया है। वो स्पेशल कैटेगरीज हैं स्टॉक फंड की, डिविडेंड रिसीट्स की, लेस देन कैपिटल गेन्स वगैरह। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट टेलीफोन कॉल्स जो हैं, वो एक प्रपोजल थी कि उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए, वो नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा। वो जो टेलीफोन कॉल्स है, अच्छा किया। इन्होंने फाटा को फिर से कोई टैक्स नहीं लगाया फाटा में। अब बात ये जी, इस पर 2 राय तो हो सकती हैं। एक राय ये है कि फाटा बैकवर्ड एरिया है और वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोगों की आमदन भी कम ही है, तो वहाँ टैक्सेस नहीं होने चाहिए। दूसरी ये है कि वो अब इंटीग्रेट हो गया केपी में, अब फाटा तो रहा नहीं,
अब तो वो केपी का हिस्सा बन गया और वहाँ की इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। तो अगर तो सारे केपी के ऊपर जो टैक्सेस है वहाँ भी अप्लाई होने चाहिए, मगर इन्होंने नहीं किया। इन्होंने अभी भी फाटा को प्रोटेक्ट किया है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये। इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर और जम्मू और आज़ाद कश्मीर में सेल्स टैक्स, बिजली वगैरह के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगने दिए। अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ, आपको पता ही है, शोर पड़ा हुआ था, कोई करते तो पता नहीं क्या हो जाता, वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, खून खराब हो जाता। मगर इन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सोने की इंपोर्ट, उससे टैक्स हटा दिया, उससे जीएसटी नहीं लगाया उसको, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जी। इससे क्या ये सोना, ये बिल्कुल गलत काम किया उन्होंने। अब सोना किस लिए आता है इस मुल्क में? इंपोर्ट होता है कहाँ से? जहाँ से भी आता है। तो क्यों? आपके जेवर के लिए, ठीक है, आपकी चूड़ियों के लिए, ठीक है, और से सोने का क्या इस्तेमाल है इस मुल्क में? सिर्फ ज्वेलरी एंड इसी किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल है ना। थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ होगी, मगर ज़्यादातर तो कंज्यूमर इस्तेमाल है। तो वाई इसके ऊपर लगाना चाहिए था ना, इसको एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इसको क्यों एग्जेम्प्ट किया? इसका मतलब है कोई बहुत पावरफुल लॉबी ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इस चीज़ में। तो ये गलत काम हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके के साथ इन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी समझ नहीं मुझे आ रही। यहाँ देखिए 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो हैं जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। फिर वो हैं जो पाकिस्तानी है बाहर रहते हैं जी, और रेजिडेंसी उनकी बाहर है। फिर वो हैं जो पाकिस्तानी हैं, रेजिडेंसी यहाँ है, और वो हैं जो बाहर के रहते हैं, पाकिस्तानी रेजिडेंसी बाहर है, मगर आपस में कारोबार भी करते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि जो रेजिडेंट्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता था, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स नहीं है वो जहाँ रेजिडेंट है वहाँ टैक्स देते हैं, तो यहाँ नहीं देते वो। अच्छा, अब इन्होंने ये किया कि आप वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, मगर आप यहाँ की हैं, मैं वहाँ का हूँ, आप और मैं एंकरिंग कर रहे हैं, तो वो जो इनकम हमें आ रही है वो कह रहे हैं कि ये एक किस्म की पार्टनरशिप है। ठीक है। तो आप होंगे बाहर के, मगर आप काम हमारे किसी के साथ कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो इस किस्म की बात इन्होंने कर दी। ये प्रॉब्लम बनेगा इनके लिए, बिकॉज बाहर के जो कानून है वो ये कहते हैं कि जो भी इनकम आप, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, आप अगर अमेरिकन नेशनल हैं और ड्यूअल पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन लॉ ये कहता है कि आप जो पाकिस्तान में इनकम अर्न करते हैं वो टैक्स अमेरिका में होगी, ग्लोबल इनकम अमेरिका में टैक्स होगी, एज लॉन्ग एज यू आर एन अमेरिकन सिटीजन। स्पेंड वहाँ कर रहे हैं इसलिए नहीं, स्पेंड वहाँ, वेल यस, वेल यू कैन स्पेंड एनीवेयर, बट इफ यू आर एन अमेरिकन सिटीजन देन यू आर अ टैक्स पेयर इन अमेरिका फर्स्ट। हमारा इंडिया पाकिस्तान का ये कुछ कानून ऐसे हैं कि आप डुअल सिटीजनशिप क्योंकि आपको है, तो वो ये है कि आप जहाँ चाहें टैक्स दे दें वहाँ, आप यहाँ टैक्स देना चाहें दे दें, वहाँ देना चाहें दे दें। मगर अमेरिका अलाउ नहीं करता, यूके अलाउ कर देता है। अच्छा, यूके के साथ ये एग्रीमेंट है, या आप वहाँ दे दें या आप यहाँ, मगर वहाँ जो इनकम आप कमाते हैं यूके कहता है वो उसका टैक्स वहीं देना पड़ेगा। हम कहते हैं जो यहाँ इनकम कमाते हैं इसका टैक्स यहाँ दें। ओके, मगर जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ भी जो इनकम कमाते हैं उसका टैक्स वो कहते हैं वहाँ दें। तो इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे इनको। अच्छा, कि ये कैसे है, कौन करेगा, कहाँ टैक्स देना है, कहाँ नहीं देना। आगे आइए, अब इन्होंने पहले ये था, हाँ ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक नया ये चीज़ आई है, हाँ वो ये है आयशा कि ऐसे है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की जी, इनकम टैक्स की तरफ से कोई आपको खत नहीं आया कि आपने गलत किया या सही किया। अगले साल आपने फिर एक फ़ाइल कर दी, तीसरे साल फिर एक फ़ाइल कर दी, चौथे साल फिर फाइल कर दी, छठे साल, पाँचवें साल फिर फाइल कर दी। एक दिन इनकम टैक्स जागता है और कहता है ओए एक ही हो रहा है, अच्छा ये तो गड़बड़ हो रही है कोई, तो वो आपके पिछले 5 साल के खोल लेता। ठीक, कहता 5 साल पुराने दिखाओ। कानून इस वक्त ये था कि 5 साल पुरानी चीज़ भी आप खोल सकते हैं। अच्छा, 6 साल पुरानी नहीं खोल सकते। हाँ, ये तो था रूल। हाँ, 5 साल तक आप खोल सकते हैं, आपने नहीं खोला पहले का डजंट मैटर, मगर 5 साल से ऊपर हो जाए तो आप हाथ नहीं लगा सकते जो पुरानी चीज़ है। अब ये कहते हैं कि वो भी खुल जाएगा, क्योंकि टाइम जब से नोटिस आपको आएगा, हाँ वो 4 साल के बाद नोटिस आए, वो कहते हैं कि उस 4 साल के बाद हम गिनना शुरू करेंगे 5 साल। ये नहीं कि जब टैक्स ईयर था जिस साल आपने फाइल किया था। अच्छा। तो इसके साल बहुत बड़ा एक गैप है, जो कि इनकम टैक्स की अपनी
नाअहली की वजह से बहुत से लोग जो थे वो यूज्ड टू गेट अवे विद इट, तो वो भी अब एक एरिया ब्लॉक हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अनफॉर्चुनेटली अपना होमवर्क करते नहीं है और फिर ये सारे मसले बन जाते हैं, बाद में बिल्ड हो जाता है ना कि सारा कुछ। तो अभी वी आर शॉर्ट, तो अभी टाइम है कि आखिरी बात ये है कि वो बड़ा रोना धोना शुरू हुआ है कि पैकेज मिल्क के ऊपर और स्टेशनरी के ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया। मैंने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब के किताबों के मत लगाएं, तो उन्होंने, मैं वेरी ग्रेटफुल, उन्होंने एक ही चीज़ है जिसको एग्जेम्पशन दे दी है, वो है बुक्स। अब पैकेज मिल्क वाले जो हैं वो उन्होंने भी शोर किया, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन की थी कि दूध के ऊपर मत लगाएं, इट्स एन एलिमेंट ऑफ हेल्थ। दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका प्रॉब्लम ये है कि टैक्स लगेगा उनके ऊपर, मगर वो जो बंदा दूध लेके आंदा है, पैकेज नहीं होता, वो उसके अंदर वो अपनी सीधी गाय से दूध, खुला दूध, खुला दूध, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मगर जो लोग पैकेज करके दे रहे हैं फैक्ट्रीज वाले, हाइजीनिक दूध सब कुछ, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए। तो इसके साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इन द मिल्क इंडस्ट्री, ज़ाहिर है वो तो नाराज़ है कि ये क्या किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त तक उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, मगर इन्होंने ये पैकेज मिल्क के ऊपर भी लगा दिया। उनका ये रोना है कि लगाते तो फिर सबके ऊपर लगाते हैं, और गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो दूसरे जो है उनके ऊपर हम कैसे लगाते, वो तो हाथ ही में नहीं आते, उनका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। ये कहते हैं जी इसका ये मतलब है कि अब लोग ज़्यादा वो दूध खरीदना शुरू कर देंगे और हमारी फैक्ट्रियाँ बैठ जाएंगी। तो ये कमजोरियाँ माजी की है ना जो अब भरनी पड़ी है, तो ये इनके साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती होगी, इनको छूट दे देनी चाहिए थी। मगर हमें खुशी इस बात की है कि किताबें और अखबारों के ऊपर नहीं लगा, वो तो काम आ गया है एहतजाज। तो इस किस्म की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मैं समझता हूँ ऑन द होल 3-4 मेजर आइटम्स हैं जो कि ज्यादती की है इन्होंने। बाकी ये है कि अमीरों के ऊपर ज़्यादा और गरीबों पे कम, मगर मिडिल क्लास को ठोक दिया। अब आप देखें कि मिडिल क्लास को ठोक दिया, सियासी तौर पर ये कितना बड़ा धचका साबित हुआ एमएलएन के लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। आपने डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर नहीं करना चाहिए था, इनडायरेक्ट तो सबको कर दिया आपने। वहाँ भी अगर आप चाहते तो IMF से बात करते कि ये जो सारा GST आप कह रहे हैं इसको 2-3 साल दें हमें, ठीक है, हम पहले 5% लगाते हैं, अगले साल 10%, फिर 15%। मगर बात यह है कि हम इस किस्म के झूठे वादे पहले भी करते हैं। वो आपने माजी की भी मिसाल दी थी ना, मैं तो खुद इन्वॉल्व था, बहुत सी प्रॉब्लम्स को बढ़ने दिया गया। Absolutely. और माजी की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार रही, और अब ये सारा मलबा आन गिरा है पाकिस्तान की अवाम पे और इस हुकूमत पे, और फिर शहबाज शरीफ साहब को ये मलबा है। अभी भी IMF के मुतालिबात डू मोर के अपनी जगह बरकरार हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और विजिट भी अभी आर्जी तौर पे कहा जा रहा है पोस्टपोन हुआ है। जुलाई के 2nd वीक में IMF टीम आएगी अगली किस्त के लिए, लेकिन बजट बहरहाल मंजूर हो गया। अब ये टैक्स वसूल कैसे होगा और इसके लिए निज़ाम मरबूत तौर पर कैसे काम करेगा, माजी में जहाँ जहाँ खराबियाँ हुई वो दूर कैसे की जाएंगी, ये इस हुकूमत के लिए चैलेंज है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिटी साहब, अपने पहले शो में ही आपने अदालतों के किरदार के हवाले से कहा था कि आगे जाके अदालतें बहुत किरदार अदा करेंगी हमारी पॉलिटिक्स में, सियासी मंजरनामे में भी, तो वही हमने होता हुआ देखा है। और आज 2 बड़ी अहम खबरें थी। एक लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद करीम, उनके जो SOPs आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनल्ला का एक नोट सामने आया है, मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें, लेकिन वो कुछ हट के बात है। मैं चाहती थी कि आप उस पर भी रोशनी डालें, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपसे सवाल जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत अरसे से इग्नोर हो रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है आज जज हजरात को जैसे कहते हैं छुट्टी दे दें। लेकिन जजों ने आपको छुट्टी नहीं देनी। नहीं तो वो बात करेंगे अगले हफ्ते, और भी बहुत कुछ हो चुका होगा, पुलों के नीचे से और भी पानी गुजर चुका होगा। अगले हफ्ते कर लेंगे, आज 1-2 सवाल ले लेते हैं, अदरवाइज ये ना हो कि लोग सवाल भेजने ही बंद कर दें। हाँ नहीं, वो फिर मायूस हो जाते हैं, जाहिर है वो उनके सवाल अपनी जगह पर बहुत अहम होते हैं, वो भी यही इशूज़ हैं जो उनके दिल में होते हैं। सवाल अदनान साहब हैं लाहौर से, क्या जानना चाहते हैं? अफ़गानी जो है हमसे बहुत शदीद नफ़रत करते हैं, वहाँ यूरोप में तो मैंने यही देखा है, और इसका इजहार हमें अमूमन मैचों में भी अब नज़र आने लग गया है कि बड़ी शदीद नफ़रत है इनको पाकिस्तानियों के साथ। इन्होंने हमें एक्सेप्ट भी नहीं किया पाकिस्तान को आज तक। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या वजह है कि ये क्यों इतने हमारे दुश्मन हैं? हालांकि हर चीज़ में बरादर इस्लामी मुल्क का भी नारा लगाते हैं और हर बात में हमारे साथ भी चलना चाहते हैं, लेकिन दिल में शदीद नफ़रत रखते हैं हमारे पाकिस्तानियों से। इसकी एक वजह तो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट है, लेकिन ये तो बात की बात है, ये शुरू से ही ऐसे हैं। तो आप इस पर प्लीज़ ज़रा रोशनी डालेंगे, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये क्यों इतने नफ़रत से भरे हुए लोग हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है, मगर जो जवाब है शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
कि अमेरिका बादशाह ने पार्टीशन के बाद आज तक आपकी इतनी इमदाद की है, अरबों डॉलर्स आपको दिए, आपकी अफवाज को अरबों डॉलर्स के हथियार दिए, अरबों डॉलर्स की एड दी, पहले यूएस एड के ज़रिए, फिर उसके बाद आईएमएफ के ज़रिए, हर किस्म की आपकी सहूलत आपको दी। तो आपसे ये मैं पूछता हूँ कि फिर इस मुल्क में इतनी एंटी अमेरिकनिज़म क्यों है, इतनी अमेरिका के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों है? इसके ऊपर ज़रा सोचिएगा। जब सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान पाकिस्तान के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं। क्यों? हालांकि हमने उनकी इतनी बहुत मदद की है, हर किस्म की मदद की है। तो अब आइए कि ये मसला क्या है, क्यों जिन लोगों की आप मदद करते हैं वो आपके आखिर में आके आपके ख़िलाफ़ क्यों इतने हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, अमेरिका ने हमारी इतनी मदद की, हम उनके ख़िलाफ़ हो गए, और उधर हमने अफ़गानिस्तान की बड़ी मदद की और वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए। तो अब अमेरिका वाली बात तो बात सही किसी वक्त कि यहाँ एंटी अमेरिकनिज़म क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, मगर जो रूट कॉज है वही है। वही क्या है, आपने 1980 की दिहाई में, उससे पहले आपके अफ़गानिस्तान के तल्लुकात ठीक ठाक थे। अफ़गानिस्तान एक किस्म का एलाय था रशिया का और आप थे अमेरिका के एलाय, मगर इसके बावजूद कोई टेंशन नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, आना जाना था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग काबुल छुट्टियों में जाते थे सैर सपाटे करने, क्योंकि काबुल जो था बड़ी लिबरल जगह थी, मौसम भी बहुत अच्छा होता था गर्मियों में, और यहाँ की मिडिल क्लास फैमिलीज़ काबुल जाती थी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत सैर सपाटे करने के लिए, और बड़ी यूरोपियनाइज किस्म की वहाँ एनवायरनमेंट थी। वहाँ कोई घुटन वाली कोई एनवायरनमेंट नहीं थी। मगर 1980s में जब सोवियत यूनियन ने वहाँ एक गवर्नमेंट अपनी इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो अमेरिका बादशाह ने आपको कहा कि ये अच्छा मौका है, आप हमारी मदद करें और हम रूस के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करते हैं अफ़गानिस्तान में, और आप इस्लामिक जिहाद शुरू कर दें। आपने एक नई चीज़ ईजाद कर दी, उसका नाम था जिहाद। ये जिहाद वो नहीं थी जिसका ज़िक्र हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में आता है। ये जिहाद वाज अगेंस्ट द ईवल एम्पायरमेनिज्म अगेंस्ट रशिया। कहा यह गया कि इस्लाम के लिए ये किया जा रहा है, दरअसल ये अमेरिकन के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा था। अमेरिका रूस को जहाँ जहाँ रूस कदम उठाता था, अमेरिका उसको मारता था या मारने की कोशिश करता था। आप अमेरिका के पिट्ठू बन के आपने अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद शुरू करा दी। मुजाहिदीन को, इस्लामिस्ट को यहाँ से पढ़ा लिखा के ट्रेन करके हथियार दे के आपने अफ़गानिस्तान के अंदर रूस के ख़िलाफ़ खड़े कर दिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, चले। अफ़गान पॉपुलेशन भी ये समझती थी कि रूसियों ने ज़्यादती की है, मदाखलत की है, मगर उसके बाद आपने क्या किया? आपने इमदाद तो दी, मगर इमदाद फिर जिस तरीके से दी और किसको दी और किसको नहीं दी, उसके साथ अफ़गानिस्तान के अंदर आपके ख़िलाफ़ एक सेक्शन के अंदर गुस्सा और नफ़रत भी पैदा होनी शुरू हो गई। आपने फ़ैसला किया कि हमने पश्तूनों को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस्लामिक जिहाद के अंदर, उनको हमने मदद देनी है, उनको गन्स देनी है, उनको पैसे देने हैं। और गन्स और पैसे आ रहे थे फ्रॉम अमेरिका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी आते थे और इनडायरेक्टली वाया सऊदी अरेबिया भी आते थे। वो आपने कुछ पैसे अपने लिए रख लिए और बाकी पैसे और हथियार आपने अपने फेवरेट ग्रुप्स को दे दिए। आपने वहाँ न्यूट्रलिटी शो नहीं की, आपने फेवरेटिज़म शो की। आपने पश्तून एलिमेंट्स जो थे जिहाद मुजाहिदीन के अंदर, उनको आपने पैसे दिए, उनको आप उनकी हुकूमतें वहाँ बनाई, और आपने जो ताजिक और उज़्बेक के जो लोग थे उनको आपने सपोर्ट नहीं किया, उनके जो ग्रुप्स थे उनको आपने सपोर्ट नहीं किया। तो उनके अंदर आपके ख़िलाफ़ तो नफ़रत पैदा हो गई कि आपने फेवरेटिज़म शो की। फिर आपने पख्तूनों के अंदर फेवरेटिज़म शो की। ये नहीं कि सिर्फ आपने पख्तूनों वर्सेस नॉन पख्तून, आपने पख्तूनों के अंदर भी अपने ग्रुप्स उनको सपोर्ट किया और दूसरों को नहीं किया। तो जिनको नहीं किया वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गए। और फिर जिनको आपने सपोर्ट किया, एक स्टेज ऐसी आई कि आपने उनका साथ भी छोड़ दिया और अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश की जब अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डाला। और फिर वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गए कि आपने उनको ढील दिया। उसके बाद जब वक्त आया उनका आगे बढ़ने का, तो आपने अमेरिका के कहने के ऊपर आपने हाथ खींच लिया, तो वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गए। उसके बाद क्या हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान पॉपुलेशन आपके ख़िलाफ़ होती गई। और फिर ये हुआ कि जब अमेरिका ने वहाँ बमबारी की 2000 में, 99 में,
पहले तो मुल्ला उमर की गवर्नमेंट आपने वहाँ इंस्टॉल कर दी, वो भी एक बिल्कुल एक मखसूस फैक्शन था जिसके ज़रिए ये हुआ। मगर उसके बाद जब अमेरिका ने वहाँ मदाखलत की तो आपने क्या किया? आपने पहले तो मुल्ला उमर को सपोर्ट किया, आपने कहा कि ओसामा बिन लादेन जो है उसको अपने पास रख के मत दें। उसके साथ क्या हुआ कि आप अमेरिका आपके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गया। मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि मुल्ला उमर आपके हक़ में हो गया, क्योंकि उसका नतीजा ये था कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी कर दी और तालिबान वहाँ से भागे और आपने उनको पनाह दे दी पाकिस्तान। 20 साल आपने उनको पनाह दी यहाँ, और उस 20 साल के अंदर आपने अमेरिका को भी नाराज़ किया, और जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बनी थी अफ़गानों की, वो भी आपसे नाराज़ हो गई क्योंकि उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो आपने फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक बनी थी हुकूमत जिसमें अंदर ताजिक भी थे, पश्तून भी थे, लिबरल लोग थे, उनको आपने आइसोलेट कर दिया, शहरों वाले लोगों को, और वो भी आपसे फिर नफ़रत करने लगे। और यहाँ से बैठ के आपने तालिबान को सपोर्ट किया, इस्लामिक एक जहाज़ बनाया जिन्होंने वहाँ जाके तबाही शुरू कर दी। और तो इसलिए जिन लोगों जो आपके पहले ख़िलाफ़ थे उनको बाद में सपोर्ट किया, वो आपके हक़ में नहीं हुए, और जो लोग वहाँ हुकूमत बना के बैठे हुए थे आपने इनको उनके ख़िलाफ़ कर दिया, वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। तो आपने जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी की है उसके साथ 1, 2, 3 एक करके वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको एलियनेट और आइसोलेट कर दिया। और अब आखिरी स्टेज ये आई है कि आपने तालिबान नाराज़ कर दिए। हालांकि आपने उस पहली गवर्नमेंट भी तालिबान की आपने रिकग्नाइज़ की थी और ये गवर्नमेंट भी आपने अब रिकग्नाइज़ की है, मगर वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। हाँ, तो हालात के साथ यानी ये पॉलिसी बदलती रही जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ इन द लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती तो उसके ये नताइज ना होते, पहले मसले को असेस किया जाता, उसके हिसाब से पॉलिसी तश्कील दी जाती। पाकिस्तान में आज भी इस पॉलिसी पर इख्तलाफात हैं, और फिर जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि मामले की असल जड़ क्या है, तो ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।